आपके पढ़ के बल्लेबाजी। हेलो चैंपियंस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट सीरीज। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायर्ड रिच नॉट ओल्ड। ओके, सो मैं इंट्रोडक्शन कराने जा रही हूँ जितेंद्र राहुल सर का, जो रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट है, जो हमें आज इंसाइट्स देंगे कि कैसे हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, रिटायर्ड रिच नॉट ओल्ड। सो सर, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी कि बहुत लोगों का क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। अभी बहुत लोगों के पास पेंशन प्लानिंग तो है नहीं, क्योंकि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो एक कॉमन मैन को रिटायरमेंट प्लानिंग कैसी करनी चाहिए, और थोड़ा सा आपके बारे में हमें जानकारी चाहिए कि आप किस तरीके से ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, और एज ए रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट आपका जर्नी कैसा रहा। थैंक यू फॉर क्वेश्चन। सबसे पहले तो रिटायर्ड प्लानिंग ये रिटायर्ड होने के बाद नहीं करना पड़ता है, रिटायर्ड होने के पहले 20-25 साल पहले प्लान करना पड़ता है, अर्ली एज में। मोस्ट द टाइम मिसकंसेप्शन है कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग ये रिटायर्ड होने के पहले 5-10 साल करना पड़ता है। सो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जितेंद्र राहुल, मैं 25 साल कोक सेल्स में काम किया है और 5 साल पेप्सी में काम किया है। अभी फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया इसीलिए क्योंकि मुझे प्लानिंग करने का था, तो मेरा साइड बाय साइड प्लानिंग भी चल रहा था इंश्योरेंस का, और जॉब भी चल रहा था। तो मैंने जब स्टार्ट किया रिटायरमेंट प्लानिंग तो 20-15 साल पहले मैं स्टार्ट किया कि मुझे रिटायरमेंट अर्ली रिटायरमेंट लेना है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके मुझे कितना कॉर्पस चाहिए पर मंथ, वो मुझे प्लानिंग करना है। तो ये सब प्लानिंग करने के लिए आपको सेविंग का प्लान करना पड़ेगा 100%। कि 15-20 साल का मेरा प्लान क्या है, क्योंकि रिटायर्ड अर्ली एज होता है। फॉर एग्जांपल अगर 55 एज में आप रिटायर्ड हुए तो आपका जो 30 इयर्स का स्पैन होता है वो रिटायर्ड टाइम रहता है, तो वो पीरियड में आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है। ओके, मतलब मैं अगर 30s में हूँ तो मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करना शुरू करना पड़ता है। ओके सर, जैसे आपने बोला रिटायर रिच नॉट ओल्ड, तो आप ये कंसेप्ट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? व्हाट डू यू डिफाइन रिटायर्ड रिच? रिटायर्ड रिच मीन्स बहुत से लोग जनरली प्लानिंग करते टाइम यही गलती करते हैं कि मैं ओल्ड होते जा रहा हूँ, मेरा अभी कोई आगे का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। तो जैसे ही मुझे ये 15 साल पहले ये प्लानिंग कर दिया था, और हम जब ग्रुप में बात करते थे तो यही प्लानिंग होता था कि मुझे किसी भी हालत में मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम नहीं करने का। तो महीने में मुझे अगर समझ लो 1.25 लाख रुपए चाहिए, तो 1.25 लाख का मुझे 30 साल के लिए प्लान करना है। तो ये अगर आप 15 साल पहले स्टार्ट करो, बहुत से प्लानिंग्स है, SIP है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, सेविंग प्लान है, बहुत से कंसेप्ट अवेलेबल है। अगर आप स्टार्ट करोगे और वो कॉर्पस आप डेवलप करोगे, जिसकी वजह से आपको रिटायरमेंट के बाद में, मेरे बहुत से कलीग हैं, मेरे जो साथ में जो काम करते हैं, हमने स्टार्टिंग में किया था तो वो अर्ली रिटायर्ड हुए, मीन्स एट द एज ऑफ 45 भी उन्होंने रिटायरमेंट का प्लान किया था जब हमने स्टार्ट किया था 30 में। तो मेन आपका एट द एज ऑफ 30 to 45, मेरा अपना मानना है कि 45 एज में आपके जो लोन्स जो मुझे डेट्स है वो सब क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। एक दफे आपका लोन्स और डेट्स क्लियर हुए तो आपको फिर आगे के हिसाब से प्लानिंग खुद का सेविंग के लिए करना पड़ता है। तो नंबर 1 मेरी प्रायोरिटी है हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड है आपका जो वेल्थ एक्यूमुलेशन प्लान होता है वो सेविंग, थर्ड है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। क्योंकि मैं अपना मानना है कि जिंदगी में 5 गोल जनरली करते हैं लोग। नंबर 1 फर्स्ट आपका चाइल्ड का एजुकेशन, सेकंड है आपका चाइल्ड का मैरिज, थर्ड है आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन, फोर्थ है आपका जो वेल्थ एक्यूमुलेशन इन द सेंस आपको कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, और फिफ्थ है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। तो इसमें प्रायोरिटी देनी है आपको रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि एक दफे जैसे मेरे बहुत से कलीग हम बोलते हैं कि 3 फेज में लोग काम करते हैं। एक करते हैं 20 साल से लेके 25 साल, 30 साल मैक्सिमम, 30 साल से लेके 45 साल, 45 से लेके 60 साल। तो इसमें जो है ना, तुम्हारा कंडीशन जनरली ह्यूमन क्या करता है कि जब मैं 30 से 25 हूँ तो मेरा जॉब नहीं रहता है, तो मैं जनरली ये स्टेज में रहता हूँ, मैं मांगते रहता हूँ, फादर से मांगते रहता हूँ, मदर से मांगते रहता हूँ, फैमिली से रहते रहूँ। बाद में 30 to 45 वो एज में आप ऐसे करते रहते हैं, मीन्स आप देने की इच्छा रखती है, आपको देने की इच्छा रखते हैं, आप देते रहते हैं लोगों को। और मेरा अपना मानना है कि 45 से 60 तक
आपको फिर से ऐसे ही होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए। 100%। तो उसमें अगर आप प्लानिंग करोगे और ये 3 एक्शन आपके याद रखोगे तो आप प्रॉपरली प्लान कर सकते हो। सर ग्रेट इंसाइट। Yeah. एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि व्हाट आर कॉमन मिस्टेक्स जो एक कॉमन मैन करता है, लेकिन उसका भी आपने आंसर कर दिया है। सो ग्रेट। सर आपको क्या लगता है कि टैक्स स्ट्रेटेजीज क्या होना चाहिए जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं? टैक्स स्ट्रेटेजी में सिंपल है कि जो आज का जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, हम जनरली टैक्स प्लानिंग 2-3 चीज़ों के लिए करना चाहिए। एक तो आपका हाउस जो है उसमें डिडक्शन में, स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो आता है वो, प्लस आपका मेडिकल जो है वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है, क्योंकि इंश्योरेंस का टैक्स प्लानिंग जो है बहुत कनेक्टेड है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ करना चाहते हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है टैक्स में, वो टैक्स के अलावा भी आपका ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मेरा लिमिट है 1.5 लाख का, 5 लाख का स्टैंडर्ड, उसके बाद में मैं करूंगा। तो उसका प्लानिंग आपका होना चाहिए कि टैक्स के अलावा भी आपका सेविंग होना चाहिए, जो कि आपको हेल्प करेगा रिटायरमेंट के बाद में। या राइट। सर हाउ डू यू प्लान for potential retirement risks such as inflation, market downturns and unexpected health expenses? वेरी गुड क्वेश्चन। और ये सब मिसकंसेप्शन है कि मैं अगर एफडी कर दिया, जनरली ट्रेंड क्या होता है कि मैं एफडी कर दिया तो मुझे एफडी का रिटर्न आता है, मैं प्रॉपर्टी अगर ले लिया तो मुझे उसका रेंट आ जाएगा। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं अगर कहीं पे जगह ले लूँ और वो जगह में अगर प्रॉपरली इन्वेस्ट करते जाऊँ तो मुझे उसका कुछ तो भी एप्रिसिएशन आएगा। तो नंबर 1 एफडी जो है, एफडी का रिटर्न मैक्सिमम 7% के ऊपर नहीं आता है, जो कि अगर करंट इन्फ्लेशन रेट देखा जाए तो वो मैच नहीं होता है, विच इज सेफेस्ट। एक लिमिट तक उसको एफडी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड है, आप प्रॉपर्टीज लेते हो और प्रॉपर्टीज में जनरली अगर रिटर्न्स आप देखा जाए रेंट का रेट तो 4% के ऊपर नहीं है। अगर अब 1 करोड़ का भी मैं अगर प्रॉपर्टी ली तो उसका 4% के हिसाब से रिटर्न आता है, विच इज़ नॉट गुड। एंड मेरा अपना मानना है, अभी जनरली मैं जब यंग लोगों से बात करता हूँ तो उनका कंसेप्ट होता है कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करूँ, मैं रेंट से लूँ, और जो मेरे कैपेसिटी है 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, मैं वेल्थ एक्यूमुलेशन में डालूँ, ताकि उसका जो मुझे रिटर्न आएगा वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आएगा। हो सकता है मेरा रेंट भी उसमें से निकल जाए। अगर 5 लाख का, अगर आप 5 करोड़ का अगर आप इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी रखते हो और उसका अगर 10% भी पकड़ते हो तो उसमें रेंट आराम से निकल जाता है। तो ये सब कंसिडर करके मेरे पास अपना एक प्लानिंग है, जिसकी वजह से आप अगर मुझे अप्रोच करते हैं और आप बताते हो कि मुझे प्लानिंग क्या करना है, तो मेरे पास एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट में आपके एसेट डालो, आपके लायबिलिटी डालो और आपका गोल डालो कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ में। अगर आप इस प्लानिंग से करोगे तो मेरे पास में है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे कौन से पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लान करना है तो कौन से इसमें पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको मीडियम टर्म में प्लान करना है तो कौन से इसमें करना है। वो मेरे पास फॉर्मेट है, जो कि मैं बहुत से मेरे कलीग है, मेरे क्लाइंट है, उनको मैं एक्सपर्ट प्लान करता हूँ। ओके ग्रेट, थैंक यू सर। आपने हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर्स दे दिया है, और आपका इतना टाइम निकाल के आप यहाँ आए तो डेफिनेटली हमारे नॉलेज में भी एडिशन हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और जितेंद्र सर के साथ 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक करें, ताकि आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग सेफली करें और रिटायर्ड एज के पहले ही रिटायर्ड हो सके। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।